जय हिंद। तो आज का हमारा सवाल है, प्रापक की नियुक्ति कब और कौन कर सकता है? When and who can make appointment of receiver? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है भू राजस्व संहिता की धारा 178 में। देखिए, ये धारा एक पूरी प्रक्रिया के बारे में बताती है। मतलब जब कोई इंसान भू राजस्व का बकाया नहीं चुकाता तो उसकी संपत्ति को मैनेज करने के लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, और ये पावर दी गई है कलेक्टर को। तो आइए इसकी हर एक बारीकी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नियुक्ति करने का अधिकार आखिर है किसके पास और किन हालात में। धारा 178 के जो पहले 3 सबसेक्शन हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया की एक तरह से नींव रखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो मुख्य अधिकारी हैं वो हैं कलेक्टर। जब भी कोई व्यतिक्रमी यानी कि डिफॉल्टर अपना भू राजस्व नहीं चुकाता तो कलेक्टर को ये शक्ति मिल जाती है कि वो उस डिफॉल्टर की किसी भी चल या अचल संपत्ति, मतलब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर दें। अब देखिए, ये अपॉइंटमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता। इसकी कुछ बहुत साफ शर्तें हैं। पहली और सबसे ज़रूरी शर्त तो यही है कि भू राजस्व का बकाया होना चाहिए। दूसरी बात, ये नियुक्ति डिफॉल्टर की किसी भी प्रॉपर्टी के लिए हो सकती है। रिसीवर कितने समय के लिए रहेगा ये कलेक्टर तय करते हैं। और हाँ, जैसा कि सबसेक्शन 3 में बताया गया है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ कानून एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी लिमिट भी लगाता है। सबसेक्शन 2 के हिसाब से कलेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति के कब्जे से नहीं हटा सकता जिसे हटाने का अधिकार खुद उस डिफॉल्टर के पास भी नहीं है। ये एक तरह की कानूनी सुरक्षा है जो ये पक्का करती है कि किसी के मौजूदा कानूनी अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो मान लीजिए रिसीवर नियुक्त हो गया। अब सवाल ये उठता है कि उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं। आइए अब इस पर एक नज़र डालते हैं, जिसे कानून ने काफ़ी डिटेल में समझाया है। जरा सोचिए, रिसीवर को लगभग वही सारी शक्तियां दी जा सकती हैं जो खुद डिफॉल्टर के पास थीं। कलेक्टर उन्हें प्रॉपर्टी से जुड़े केस करने और लड़ने, प्रॉपर्टी को मैनेज और प्रोटेक्ट करने, उससे होने वाले किराए और मुनाफे को इकट्ठा करने और ज़रूरी कानूनी दस्तावेज तैयार करने का अधिकार दे सकते हैं। मतलब एक तरह से रिसीवर डिफॉल्टर की जगह ले लेता है, लेकिन वो काम कलेक्टर के अंडर करता है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि रिसीवर की ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये कहीं हवा में तय नहीं होती। सबसेक्शन 5 ये बिल्कुल साफ करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 40 के नियम 2 से 4 जो एक रिसीवर की ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ को तय करते हैं, वो इस मामले में भी पूरी तरह से लागू होंगे। तो एक पहले से तय कानूनी ढांचा है जिसका पालन करना होता है। और सबसे ज़रूरी बात, सबसेक्शन 6 के मुताबिक रिसीवर पूरी तरह से कलेक्टर के कंट्रोल और उनके दिए गए निर्देशों के हिसाब से ही काम करता है। उसे समय समय पर कलेक्टर को हर तरह की रिपोर्ट और हिसाब किताब देना ही होता है। ये कंट्रोल असल में पारदर्शिता और जवाबदेही को पक्का करता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उस डिफॉल्टर के क्या अधिकार हैं, कानून उसे क्या प्रोसीजरल सेफ्टी देता है, ये सबसेक्शन 4 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ये तो देखिए नेचुरल जस्टिस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। कोई भी फाइनल ऑर्डर देने से पहले डिफॉल्टर को एक कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस देना कंपलसरी है। उसे अपनी बात रखने का, अपना पक्ष समझाने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। कलेक्टर को उसके जवाब पर सोचने विचारने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना होता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। कलेक्टर 2 तरह के ऑर्डर जारी कर सकते हैं। पहला होता है अंतरिम आदेश या इंटरिम ऑर्डर। ये जरूरत पड़ने पर या मामले की अर्जेंसी को देखते हुए नोटिस देने से पहले भी जारी किया जा सकता है। और दूसरा होता है अंतिम आदेश या फाइनल ऑर्डर, जो हमेशा डिफॉल्टर का पक्ष सुनने के बाद ही दिया जाता है। लेकिन अगर कोई अंतरिम ऑर्डर नोटिस से पहले जारी कर दिया गया है तो कानून यहाँ एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन तय करता है। उस ऑर्डर की तारीख से ठीक 2 हफ्तों के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी करना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो अंतरिम ऑर्डर अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी वेकेट हो जाएगा। ये डिफॉल्टर के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी सेफ्टी है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर रिसीवर ही अपना काम ठीक से ना करे तो क्या होगा? तो धारा 178 के सबसेक्शन 7 और 8 रिसीवर की जवाबदेही तय करते हैं। इसमें उसे हटाने से लेकर उसके कारण हुए नुकसान की वसूली तक का पूरा प्रोविजन है।
कलेक्टर किसी भी रिसीवर को हटा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि रिसीवर काम करने में अदक्ष है, बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहा है, जानबूझकर कोई गलती कर रहा है, आदेश नहीं मान रहा है, कोई गलत काम कर रहा है या फिर संपत्ति का दुर्विनियोग यानी मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है। ये सब बहुत गंभीर आरोप हैं और इनके आधार पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। और यहाँ पर कानून की सख्ती देखिए। सबसेक्शन 7 बिल्कुल साफ कहता है कि इन गंभीर कारणों से हटाए गए रिसीवर को किसी भी तरह का कोई मुआवजा या मेहनताना पाने का अधिकार नहीं होगा। उसे मिलेगा 0 कंपनसेशन। इतना ही नहीं, सबसेक्शन 8 कलेक्टर को ये पावर भी देता है कि वो ये तय करें कि रिसीवर की लापरवाही या गलत काम से कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और फिर उस नुकसान की रकम को रिसीवर से ठीक वैसे ही वसूला जा सकता है जैसे भू राजस्व का बकाया वसूला जाता है। ये एक बहुत ही कड़ा प्रावधान है। चलिए अब इस पूरी कहानी के फाइनल स्टेज पर आते हैं। जब सारा बकाया चुकता हो जाता है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका जवाब हमें मिलता है धारा 178 के आखिरी 2 सबसेक्शंस 9 और 10 में। प्रोसेस बहुत सीधा और साफ है। प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हुई है उसमें से सबसे पहले मैनेजमेंट का खर्चा और रिसीवर का मेहनताना दिया जाएगा। उसके बाद भू राजस्व का सारा बकाया चुकाया जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई पैसा बच जाता है तो वो डिफॉल्टर को वापस दे दिया जाएगा। और आखिर में सबसे जरूरी कदम, प्रॉपर्टी वापस डिफॉल्टर को लौटा दी जाएगी। सबसेक्शन 10 इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, जैसे ही बकाया चुकता हो जाए कलेक्टर व्यतिक्रमी को संपत्ति वापस कर देगा। यही इस कानून का निचोड़ है। इसका मकसद प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए रखना नहीं है, बल्कि सिर्फ बकाया वसूल करना है। जैसे ही बकाया वसूल होता है, संपत्ति उसके असली मालिक के पास वापस चली जाती है। तो ये थी धारा 178 की एक डिटेल्ड व्याख्या जो डिफॉल्टर और प्रशासन दोनों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाती है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दूसरी कानूनी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।